हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मेटाफेज वन के बारे में पढ़ेंगे। और ये हम लोग म्योसिस के बारे में पढ़ रहे थे। सेल साइकिल और सेल डिवीज़न में हमने माइटोसिस पढ़ा था और म्योसिस पढ़ा था। उसके बाद आज हम लोग मेटाफेज वन कवर करेंगे। और इसमें से एग्ज़ाम में जो है काफ़ी क्वेश्चन आपके म्योसिस से एग्ज़ाम पूछे जाते हैं। तो म्योसिस की डिफरेंट स्टेजेस यहाँ पे दिखाई गई हैं डायग्राम में, और इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं। इसलिए इसको आप वीडियो को लास्ट से जरूर देखिएगा। और इसमें आपको निमोनिक्स वगैरह भी बताए जाएंगे, जिससे कि आपको जो स्टेप्स हैं इसके सेल साइकिल के वो याद रखने में आसानी हो। और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को वीडियो शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी हमारे साथ अभी लाइव नहीं जुड़े वो भी इस लेक्चर में लाइव जुड़ जाएँ। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं म्योसिस वन में सेल साइकिल की। म्योसिस वन में किस तरह से मेटाफेज वन होती है। तो इससे पहले हमने प्रोफेज वन की डिफरेंट स्टेजेस देखी थी, और उसका निमोनिक भी याद किया था। जो था क्या था, लेजी पड़ी दिया। ठीक है, ये निमोनिक था याद रखने का। लेप्टोटीन और जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। ठीक है, तो ये याद रखने का उसको एक निमोनिक आपको बताया था। ठीक है, ये इससे आपको सारे स्टेप्स इसके याद रहते हैं। अब हम लोग आज मेटाफेज वन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, मेटाफेज वन के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। हुँ? ठीक है, तो मेटाफेज वन के बारे में पढ़ने वाले हैं। मेटाफेज वन क्या है? मेटाफेज वन में देखो, जो क्रोमोसोम थे पहले पोल्स पे थे, वो अब इक्वेटर पे अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो मेटाफेज जनरली क्या होती है, जिसमें जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं। जो मिडिल की जो लाइन होती है, सेल की जो मिड लाइन होती है, इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सेल की जो मिडिल की लाइन होती है इसको इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट बोलते हैं। तो इसी पे ये सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं अलाइन हो जाते हैं, एक लेवल पे आ जाते हैं। ठीक, और मेटाफेज वन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे, तो बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन हो जाते हैं, और अपोजिट पोल के जो स्पिंडल्स होते हैं, ठीक है, यानी जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, इसके काइनेटोकोर से अटैच रहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम से ना। जैसे एक तंबू नहीं खड़ा रहता है, ठीक है, उस तरह का स्ट्रक्चर। तो तंबू, उसमें डंडे लगे होते हैं, और वो रस्सी के थ्रू, उसको रोप के थ्रू मोटे मोटे उसको स्टैंड किया जाता है, उसको खड़ा किया जाता है। ठीक है, तो उसी जैसे यहाँ पे क्रोमोसोम जो एकदम बिल्कुल मिडिल में, एकदम बीच में उनको रखा गया। और ये कैसे बीच में अरेंज है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रियोल पे, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंट्रियोल पे, ठीक है, इन सेंट्रियोल की वजह से यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स ये बने हुए हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स ना। माइक्रोट्यूब्यूल से ये स्पिंडल फाइबर बने हुए हैं, और इसकी वजह से क्रोमोसोम एकदम बीचों बीच अलाइंड है ना। तो इनको एकदम खींच के बिल्कुल बीचों बीच में रखा गया है। ये थ्रेड जो इनको खींचने का काम कर रहा है, एकदम बीचों बीच ला के ये इसको वो किए हुए हैं, टांगे हुए हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम एकदम बीचों बीच सेल में जो है टंगे हुए हैं एक तरह से ना। तो ये मेटाफेज वन है। ठीक, इसमें क्रोमोसोम को इक्वेटोरियल प्लेट पे अरेंज किया जाता है। और इसके बाद आती है एनाफेज वन। एनाफेज वन, इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक, वो सेपरेट होते हैं, और सिस्टर क्रोमेटिड जो है ये एसोसिएटेड रहते हैं सेंट्रोमियर से। तो असल में हो क्या रहा है यहाँ पे, जो होमोलोगस, देखो ये एनाफेज वन है। एनाफेज में वन में क्या होंगे, ये क्रोमोसोम मिडिल से यानी मेटाफेज प्लेट से अब दूर जाने लगेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पोल की तरफ जाने लगते हैं, ऊपर नीचे जाने लगते हैं। कुछ क्रोमोसोम ऊपर चले जाएंगे और कुछ नीचे, मतलब कुछ एक पोल की तरफ चले जाएंगे क्रोमोसोम, और कुछ दो पोल की तरफ। और ये बीच ही से ही ये क्या डिवीज़न हो जाएगा, बीच से ही सेल का डिवीज़न हो जाएगा, दो सेल बन जाएगी। तो दो सेल में अलग अलग क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। तो मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन। एनाफेज वन में क्या हुआ, इनका सेपरेशन हो गया क्रोमोसोम्स का, अलग अलग पोल पे ये चले गए ना। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है। होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो एनाफेज वन में अलग अलग क्रोमोसोम पे आ जाते हैं। इसके बाद आता है टीलोफेज वन। तो टीलोफेज वन में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, ठीक है, ये फिर से बनने लगते हैं। ठीक है, और इसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। इसको हम लोग डायड ऑफ सेल्स भी बोलते हैं ना। यहाँ पे सेल्स के डायड बन जाएंगे, दो दो सेल्स बन जाती हैं सेल से, तो डायड ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। ठीक, इसमें क्रोमोसोम इस तरह से अरेंज हो गए। और ये टीलोफेज है। टीलोफेज में क्या हुआ, दोनों सेल का डिवीजन हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो गई, न्यूक्लियोलस आ गया। ठीक है, ये दूसरी एक आ गई ना, ये जो एक और बन के आ गया। पहले यहाँ पे एक कोई सर्कल नहीं था, यहाँ पे एक और सर्कल आ गया अंदर बन के। ठीक है, इसमें सेल में भी, तो ये डायड बन के आ जाता है दोनों सेल्स में, टीलोफेज वन। और
क्रोमोसोम जो होते हैं इनमें डिस्पर्जन भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है अब डिस्पर्स होने लगेंगे, यानी फिर से क्रोमैटिन नेटवर्क में कन्वर्ट होने लगते हैं। दो मेयोटिक डिवीजन यानी दो मियोसिस के बीच में जो जो स्टेज होती है, गैप होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं। और ये बहुत थोड़ा सा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। तो दो मियोटिक डिवीजन के बीच में या दो मियोसिस के बीच में जो स्टेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक मियोसिस जैसे कंप्लीट हो गया, एक सेल से 4 सेल बन गई ना, या मियोसिस 1 की एक स्टेज कंप्लीट हुई, अब मियोसिस 2 होना है, तो दोनों मियोसिस के बीच में जो स्टेज होती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक। और ये बहुत कम स्टेज, थोड़ी देर की स्टेज होती है इंटरकाइनेसिस, यानी ये टीलोफेज जो है, तो टीलोफेज के बाद भी एक स्टेज आती है जिसको हम इंटरकाइनेसिस बोलते हैं, ठीक। क्या बोलते हैं, इंटरकाइनेसिस। इसके बाद फिर मियोसिस 2 स्टार्ट होगी। इंटरकाइनेसिस में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। अच्छा, एक इंटरफेज थी जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था, ठीक है। इंटरफेज के एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे डीएनए का कोई रेप्लिकेशन नहीं होता इंटरकाइनेसिस में, ठीक है। ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में आती है, इसमें डीएनए का किसी भी तरह का रेप्लिकेशन नहीं होता। तो इसलिए इंटरफेज से इंटरकाइनेसिस को आपको वो नहीं करना है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है कि इंटरकाइनेसिस और इंटरफेज एक कर दिया ना। इंटरफेज अलग है, इंटरकाइनेसिस अलग है। इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है और इंटरफेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इतना अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में आप लोग यस जरूर लिखेंगे कि हाँ इतना पॉइंट क्लियर है आपको। और नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक मिनट देख ले वॉइस आ रही है कि नहीं। और इंटरकाइनेसिस जो होती है, ठीक है, इसके बाद क्या होगा, प्रोफेज 2 ये स्टार्ट हो जाएगी, यानी मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है, टीलोफेज 1 कंप्लीट हुई, अब उसके बाद इंटरकाइनेसिस आएगी स्टेज, और फिर इसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाएगी। तो मियोसिस 2 जब स्टार्ट होगी, शुरू होगी, तो सबसे पहली स्टेज तो प्रोफेज 2 आएगी, ठीक है। तो मियोसिस 2 जब स्टार्ट होगी, ये देखो सबसे पहली स्टेज क्या है, प्रोफेज 2 आई। ये इस तरह की स्टेज है प्रोफेज 2। तो सबसे पहली स्टेज जो आती है वो प्रोफेज 2 होती है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हुआ था, ठीक है, जीन का एक्सचेंज हुआ था यहाँ पे ना। ये क्या हो गया, ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ पे जीन का एक्सचेंज हुआ था ना। ये पिंक, ये रेड वाले क्रोमोसोम के पास हल्का सा पिंक वाला सेगमेंट आ गया है, ब्लू वाले के पास डार्क ब्लू वाला सेगमेंट आ गया है, डार्क ब्लू के पास स्काई ब्लू वाला सेगमेंट आ गया है। अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा हो तो इनके बीच में असल में क्या हुआ, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ है, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे हुआ है, देखो ये स्काई ब्लू वाला था, इसके पास ये ब्लू वाला क्रोमोसोम आ गया, ये वाला। और ये डार्क ब्लू था, इसके पास ये स्काई ब्लू वाला क्रोमोसोम आ गया है, इसका आधा सेगमेंट। ये रेड था, इसके पास ये पिंक वाला आ गया है, ठीक है, थोड़ा सेगमेंट पिंक आ गया है। और ये पिंक वाला था, इसके पास थोड़ा सेगमेंट रेड का आ गया। तो इन्होंने आपस में एक्सचेंज किया, थोड़े थोड़े पार्ट एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिए, जिस वजह से ये चीज़ देखने को मिल रही थी। क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिलता है मियोसिस 1 में, मेटाफेज मियोसिस 1 में देखने को मिलता है ना। मियोसिस 1 की कौन सी स्टेज, पैकेटीन, वहाँ पे स्टेज जो थी आपकी पैकेटीन थी ना। तो यहाँ पे हमें क्रॉसिंग ओवर देखने को मिल रहा था, ठीक। और इसके बाद जब हम लोग डिस्कस करते हैं, एक मिनट बस सेट कर लें इसको। तो ये चीज़ है ना। तो मियोसिस 1 में मतलब क्रॉसिंग ओवर तो मियोसिस 1 में हो जाता है ना। यानी जो मियोसिस 1 होती है यही क्या होती है, मेन मियोटिक ये रिडक्शनल डिवीजन होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मियोसिस बोलते हैं। तो मेन मियोसिस 2 मियोसिस जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होती है। सेकेंड स्टेज क्या होती है, वो तो सिंपल माइटोटिक डिवीजन होती है। तो सेकंड स्टेज होती है सिंपल माइटोटिक डिवीजन होती है ना। तो ये माइटोसिस की तरह से होती है, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। फर्स्ट स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, सेकंड स्टेज मियोसिस 2 में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता, ठीक है। इसलिए ये सिंपल माइटोसिस की तरह ही होती है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इट रिसेंबल्स आ नॉर्मल माइटोसिस। तो ये सिंपल सी मियोसिस 2 जो है ये माइटोसिस ही की तरह ही होती है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने मेटाफेज 1 पढ़ी स्टेज मियोसिस 1 की। प्रोफेज, इससे पहले लेक्चर में हम लोग प्रोफेज भी पढ़ चुके थे। आज हमने मेटाफेज 1 स्टेज पढ़ी, ठीक है, कि मेटाफेज 1 पे क्रोमोसोम सेंट्रली अलाइंड हो रहा है, यानी सेल के सेंटर में इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। इसके बाद एनाफेज पढ़ी, वहाँ पे वो क्या हो जाते हैं, क्रोमोसोम टर्मिनल पे दोनों पे चले जाते हैं। टीलोफेज पढ़ी, टीलोफेज में अलग अलग टर्मिनल पे जाके वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। और इसके बाद मियोसिस 2 पढ़ी। मियोसिस 2 में हमने प्रोफेज 2 अब पढ़ रहे हैं, ठीक है, मियोसिस 2 के बारे में, कि इसमें प्रोफेज 2 जो होती है। तो प्रोफेज 2 में जब भी प्रोफेज आएगा आपको ये याद रखना, प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क से फिर से
क्रोमोसोम्स अपीयर होने लगेंगे, यानी वो क्रोमैटिन नेटवर्क का कंडेंसेशन होता है और क्रोमोसोम बन जाते हैं। ठीक है, तो मियोसिस 2 जो होती है ना, ये स्टार्ट होगी आफ्टर साइटोकाइनेसिस ना। साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन हुआ, फिर ये स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उस टाइम पे सेल मियोसिस 1 जब कंप्लीट होगा तो एक सेल डिवीजन हो जाता है। मियोसिस में 2 सेल डिवीजन होते हैं जिससे जैसे 4 सेल बनती हैं ना। माइटोसिस में 1 सेल डिवीजन होता है जिससे कि 2 सेल बनती है। मियोसिस में 2 सेल डिवीजन होते हैं जिससे 4 सेल बनती हैं ना। तो यहाँ पे मियोसिस 2 जो है, इसमें साइटोकाइनेसिस के बाद ये स्टार्ट होगा और यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं इनकी फिर से अपीयरेंस देखने को मिलती है और ये नॉर्मल माइटोसिस की तरह होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से डिसअपियर हो जाएगी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हुई थी, बनी थी, अब वो खत्म हो जाएगी और क्रोमोसोम्स फिर से कॉम्पैक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो प्रोफेज के 2 एंड तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है और फिर क्रोमोसोम अपीयर होने लगते हैं। तो याद देखो ना, जो एक दूसरी मेम्ब्रेन जो बन के आई थी अब वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, पहले 2 मेम्ब्रेन, देखो यहाँ पे दूसरी मेम्ब्रेन गायब हो गई है। पहले इस तरह से था, यहाँ पे 2 मेम्ब्रेन, अंदर एक और मेम्ब्रेन भी थी ना, ऊपर अभी दिखाया था सेल के अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी थी, उसके अंदर न्यूक्लियस था। अब ये डिसअपियर हो गई, ये सिर्फ इस तरह से हो गई, सिंगल लाइन बाउंड्रीज के देखने मिले, सिंगल बाउंड्री है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो गई इसका मतलब, और फिर से ये क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो गया है और सेंट्रियोल ने इसको स्पिंडल फाइबर से फिर से पकड़ लिया काइनेटोकोर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आती है मेटाफेज 2। मेटाफेज 2 जो होती है, इस पर क्रोमोसोम अलाइन होते हैं इक्वेटर पे। ठीक है, मेटाफेज वही स्टेज है, मेटाफेज जब भी नाम आए मिडिल में, मेटा मतलब मिडिल, तो मिडिल में क्रोमोसोम अलाइन हो जाते हैं, सेल के मिडिल में क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे जिसको बोलेंगे इक्वेटर। ठीक है, या मेटाफेज प्लेट। तो मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट पे इस तरह से यहाँ पे क्रोमोसोम आके लग गया और ये जैसे नहीं तंबू एक होता है, आपको बताया था एक जो होता है। ठीक है, तो एक तंबू जिस तरह से होता है उस पर क्रोमोसोम जो है सेंटर में अरेंज रहते हैं ना, उसमें जो डंडे लगे होते हैं ना, रस्सी से उनको बांधा जाता है। तंबू जैसे तंबू है तो उसमें रस्सी, टेंट जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो टेंट जो है उसमें रस्सी से उसको डंडे को बांधा जाता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, डंडे स्टैंड रहते हैं रस्सी के थ्रू। उसी तरह से यहाँ पे क्रोमोसोम भी क्या है, स्टैंड है, सेंटर में अलाइंड है। ठीक है, और वो कैसे, ये सेंट्रियोल की तरह से, सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर माइक्रोट्यूब्यूल बनते हैं जिसकी वजह से ये क्रोमोसोम सेंटर में अलाइंड रहते हैं। और ऑपोजिट पोल पे जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो स्पिंडल से अटैच रहते हैं काइनेटोकोर से सिस्टर क्रोमेटिड के। ठीक, तो ये भी याद रखना है कि अपोजिट पोल पे जो स्पिंडल होते हैं ये काइनेटोकोर से, सिस्टर क्रोमेटिड के काइनेटोकोर से ये अटैच रहेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे एनाफेज 2। तो मेटाफेज 2 जो नॉर्मली होती है वो क्या होती है कि मेटाफेज 2 में या मेटाफेज जनरली जब भी बात आती है तो सेंटर पे क्रोमोसोम अलाइंड हो जाते हैं। एनाफेज 2 पे फिर से ये पोल की तरफ जाने लगेंगे, एना मतलब टर्मिनल होता है साइड। ठीक है, तो टर्मिनल साइड पे यानी पोल्स पे फिर से किनारे किनारे ये जाने लगेंगे। तो अभी बीच में आ गए थे, अब ये फिर से बीच से कहाँ पे, कुछ क्रोमोसोम ऊपर गए कुछ नीचे गए। तो इस तरह से कुछ क्रोमोसोम ऊपर चले गए और कुछ नीचे चले गए, सेंट्रियोल इनको माइक्रोस्पिंडल के थ्रू खींच लेगा। तो ये कुछ क्रोमोसोम्स ऊपर चले जाते हैं और कुछ क्रोमोसोम्स नीचे आ जाते हैं। ठीक, तो ये एनाफेज 2 में इस तरह से होगा, साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम विच वॉज होल्डिंग द सिस्टर क्रोमेटिड टुगेदर ना, जो साथ साथ में सिस्टर क्रोमेटिड से वो अलग अलग हो गए और ये अपोजिट पोल पे चले जाएंगे। और इसकी फिर क्या होगी, अच्छा ये हो कैसे रहा है, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स शॉर्ट होने लगते हैं, जो काइनेटोकोर से अटैच माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं वो छोटे होने लगते हैं जिसकी वजह से ये किनारे की ओर खींचते जाते हैं ना। मान लो जैसे एक रील है उसमें धागा वो हो रहा है, रील हो रहा है, कॉइल हो रहा है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ होगी उसके पास आने लगेगी। ठीक ना, जैसे लोग पतंग उड़ाते रहते हैं तो पतंग का जब कॉइल करते हैं धागा तो पतंग जो है और पास आने लगती है। ठीक है, उसका धागा और जब तो कॉइल करते जाते हैं ना? तो इसकी जैसे स्पिंडल फाइबर है तो ये सेंट्रियोल, जब इसके माइक्रोट्यूब्यूल्स या स्पिंडल फाइबर जब वो छोटा होगा, ठीक है, तो इसकी वजह से ये क्या, क्रोमोसोम इसके सेंट्रियोल के पास पास आने लगेंगे, तो ये क्रोमोसोम सेंट्रियोल के पास जाने लगते हैं, नीचे वाले भी से पास में आने लग जाएंगे क्रोमोसोम्स के। ठीक, अभी इतना क्लियर हुआ होगा कि ये माइक्रोट्यूब्यूल की शॉर्टनिंग की वजह से हो रहा है। ठीक है, ये जो ये धागे जैसा नहीं बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये छोटा होता जा रहा है। पहले देखो इतना लंबा था, पहले कितना ज़्यादा लंबा था, यहाँ पे पूरा लॉन्ग स्ट्रक्चर था और धीरे से अब ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसके वजह से क्रोमोसोम्स जो है वो पास पास आने लगते हैं, टर्मिनल एंड पे आने लगते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं टीलोफेज 2 की। टीलोफेज 2 में क्या होता है, मियोसिस एंड्स विद टीलोफेज 2 ना। टीलोफेज 2 के साथ मियोसिस भी खत्म हो जाएगा और दो जो क्रोमोसोम्स के ग्रुप होते हैं ये एक दूसरे से पास पास आ जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप से
और साइटोकाइनेसिस इसके बाद होगा, और फिर क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स यहाँ पे बन जाएंगी। तो टीलोफेज 2 में क्या हुआ कि फिर से वो जो क्रोमोसोम किनारे पे गए तो वो डिकंडेंसेशन उनका होने लगता है, फिर से क्रोमैटिन नेटवर्क बनने लगते हैं, अलग अलग सेपरेट न्यूक्लियस बन जाएगा, और हर एक सेल से इस तरह से डिवीजन हुआ था। ऊपर वाली सेल में भी डिवीजन हुआ तो 2 बने थे, नीचे वाली सेल में भी डिवीजन हुआ 2 बने, तो 2 2 4 4 इस तरह से बने, फिर इस तरह से सेपरेशन हुआ और 4 बने, तो ये टेट्राड ऑफ सेल्स बन जाते हैं। 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स यहाँ पे बन जाएगी। चार हैप्लॉइड डॉटर सेल्स यहाँ पे बन जाती है। अभी इतना क्लियर हुआ होगा, और इतना अगर क्लियर हो तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा, ठीक है। माइटोसिस में ये होता है, माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बनती है, और मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनती है। इसको हम लोग टेट्राड बोलते हैं या 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, ठीक है। देखो यहाँ पे ऊपर वाली एक सेल से 2 सेल ये बनी, दोनों में 2 2 क्रोमोसोम आ गए, जो ऊपर गए थे एक सेल में आ गए, जो नीचे गए थे ये दूसरी सेल में आ गए। इसी तरह से ये नीचे वाली सेल में, ठीक है, ये जो ऊपर गए थे ये दोनों आ गए, और नीचे ये दोनों गए थे ये दोनों नीचे वाली सेल में आ गए। ये NF2 और फिर टीलोफेज 2 ये है ना लास्ट में। इस तरह से हमारे मियोसिस कंप्लीट होता है। एक बार पूरा ओवरव्यू ले ले मियोसिस का, मियोसिस में हमने क्या क्या देखा, ठीक है। मियोसिस में 2 स्टेजेस होती है, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। मियोसिस को हम लोग रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। मियोसिस जो होता है इसमें 46 जैसे क्रोमोसोम है तो कितने हो जाएंगे, अगर मियोसिस होगा तो 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं, ठीक है। तो मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, और मियोसिस जो होता है इसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और अगर हम लोग मियोसिस के बारे में बात करें तो ये कहाँ पे होता है, जर्म सेल्स में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, जर्म सेल्स। जनरली स्पर्म वगैरह जो बनते हैं या ओवा बनते हैं, एग बनते हैं, तो मियोसिस से ही बनते हैं, ठीक है। स्पर्म या ओवा जो बनते हैं तो मियोसिस से बनते हैं। और ये इंटरफेस के बाद ये आती है, सेल डिवीजन में आती है, मियोसिस की स्टेज होती है, इंटरफेस के बाद आती है। मियोसिस में 2 स्टेजेस है, 1 और 2। मियोसिस 1 में 4 स्टेजेस, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। मियोसिस 2 में 2, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। अब इसके बाद मियोसिस 1 जो है प्रोफेज 1, तो प्रोफेज 1 के बारे में हमने देखा था, ठीक है। प्रोफेज में सबसे पहले जो स्टेजेस होती है मियोसिस की, तो उसमें सबसे पहली स्टेज प्रोफेज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रोमैटिन नेटवर्क जो पड़ा है तो उनका कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम बनता है। इसके बाद लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ठीक है, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस, इस तरह से डिफरेंट स्टेजेस आती हैं, ठीक। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हमने देखे, तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिक भी याद किया था। और जनरली हमने क्या देखा था, मेन चीज़ आपको बता देते हैं यहाँ पे कि जाइगोटीन में जो है इसकी पेयरिंग होती है, और साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हमें जाइगोटीन में देखने को मिल रहा था, और पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो आपको याद रखना पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। जाइगोटीन में साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी वो पास पास आके क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे वो पास पास आ जाएंगे। और इसके बाद पैकेटीन, इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी उनके बीच में एक्सचेंज होता है, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल का, जिसको हम लोग रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं। डिप्लोटीन में हमें काइस्मेटा एक्स के जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग काइस्मेटा बोलते हैं, ठीक है। और फाइनली डायाकाइनेसिस की स्टेज हो जाती है। इसके बाद हमने देखा मेटाफेज 1, ठीक है। मेटाफेज 1 में सेंट्रली अलाइंड हो जाते हैं क्रोमोसोम, यहाँ पे देखते हैं, देखो ये डायग्राम में देखा तो स्टेजेस कहाँ गए, ये नीचे ही है, ये है, ठीक है। प्रोफेज 1 में क्रोमोसोम बने थे, क्रोमोसोम पास पास आए, ठीक है। इनके बीच में क्या हुआ, रिकॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन दिखाया गया है, रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इनका एक्सचेंज हुआ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम्स ने अपना मटेरियल जो एक्सचेंज किया थोड़ा थोड़ा, तो ये इनके पार्ट आप देख सकते हैं अलग अलग कलर के दिखाए गए, रेड पिंक, पिंक रेड, स्काई ब्लू, डार्क ब्लू स्काई ब्लू, इस तरह से। तो इनके बीच में ये असल में एक्सचेंज हुआ, इस वजह से ये ऐसे हो गए। फिर मेटाफेज के बाद क्या आती है, एनाफेज। एनाफेज 1 में, मेटाफेज में इक्वेटोरियल पे आ जाएंगे, प्लेट पे, इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएंगे, यानी मिडिल में आ जाएंगे, क्रोमोसोम अरेंज हो जाएंगे, सारे के सारे अलाइंड हो जाएंगे। फिर ये इक्वली, ताकि इक्वली डिवाइड हो जाए, ठीक है, दोनों सेल में। फिर ये इक्वली डिवाइड होंगे दोनों सेल में, दोनों पोल पे दोनों चले जाएंगे क्रोमोसोम, ठीक है, अलग अलग पोल पे। जितने भी क्रोमोसोम होंगे उसमें से हाफ दूसरे पोल पे और हाफ दूसरे पोल पे दूसरे साइड पे चले जाएंगे। फिर ये अलग अलग सेल में जाएंगे, तो क्रोमोसोम अलग अलग सेल में चले जाते हैं, और न्यूक्लियोलस फिर से अपीयर हो जाती है टीलोफेज में। न्यूक्लियोलस फिर से न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बन जाती है। इसके बाद हमने देखा था मियोसिस 2। मियोसिस 2 में प्रोफेज 2 आती है, जिसमें फिर से क्या होता है कि ये एकदम माइटोसिस के जैसे होती है। मियोसिस 2 जो होती है बिल्कुल माइटोसिस के जैसे। मियोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, क्रॉसिंग ओवर होता था, काइस्मेटा बन रहा था, बहुत सारे स्ट्रक्चर बन रहे थे, जिस वजह से वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी ना, वो ट्रू मियोसिस थी। लेकिन मियोसिस 2 जो होती है वो असल में क्या होती है, वो माइटोसिस ही होती है ना। तो इसमें क्या होगा
इसमें भी सिंपल प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2। अब यहाँ पे प्रोफेज जो है वो डिवाइडेड नहीं है ना, सिंपल सी प्रोफेज 2 है। ठीक, तो ये प्रोफेज 2 यहाँ पे क्रोमोसोम बने, मेटाफेज में ये मेटाफेज 2 में ये अलाइंड हो गए, सेंट्रल में अलाइंड हो गए बीच में। ठीक है, बीच में आ गए। और अच्छा 2 सेल पहले ही बन चुकी है, तो अब ये 2 सेल फिर से डिवाइड होंगी। तो एनाफेज 2 में क्रोमोसोम्स किनारे किनारे चले गए, पोस्ट पे चले गए ना। और ये क्यों होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं वो छोटे होते जाते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। ठीक है, ये कि पोस्ट पे जाते हैं क्रोमोसोम, और इसकी वजह से दोनों फिर क्या हुई, दोनों सेल्स डिवाइड हुई तो 4 सेल बन गई ना। फिर से न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर हो गई। तो ये पूरा हमने देखा किसके बारे में, मियोसिस के बारे में। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। इतनी चीज़ें अगर समझ में आई हो तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा कि आपको हर एक चीज़ क्लियर है। और कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक, और आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे हम आपको नीट के जो मॉड्यूल्स हैं हर एक चैप्टर्स के वो आपको प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह एमसीक्यूज, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे। ठीक, और इसके अलावा वो कॉपी पेन लेके भी बैठा कि थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आपको बताया जाते हैं वो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको अगर आप नोट कर लेंगे तो एग्जाम में आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, उसको एक बार रिवाइज कर लिया कीजिए बाद में। इसके बाद है मियोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो मियोसिस जो होता है इसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्रोमोसोम की जो है वहाँ पे क्राउडिंग नहीं हो जाती, क्रोमोसोम नंबर हाफ हाफ होते रहेंगे तो इस तरह से मेंटेन रहेंगे ना। नहीं तो क्रोमोसोम नंबर की बहुत ज़्यादा क्राउडिंग हो जाएगी, क्योंकि डीएनए रिप्लिकेट करता है और क्रोमोसोम नंबर अगर लगातार बढ़ते रहेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम्स की क्राउडिंग हो जाएगी। और रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम होता है ना, आप जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ जाती है इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो नए नए कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। ठीक है, जीन्स के, तो नए नए तरह के ऑफस्प्रिंग देखने को मिलते हैं, तो जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी आती है इसमें। और इसमें क्या है, वेरिएशंस आती हैं जिससे कि फिर इवोल्यूशन में हेल्प होती है। तो नई नई तरह की वेरिएशंस आती हैं जो कि जिससे कि फिर इवोल्यूशन जो है और अच्छे से हो जाता है, किसी भी इस पॉपुलेशन का जो इवोल्यूशन है, ठीक है, वो अच्छे से हो पाता है। तो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। इसका सिग्निफिकेंस आपको कि सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस का, इससे एक तो क्रोमोसोम नंबर जो होते हैं ना, तो उसका कंजर्वेशन जो होता है, ठीक है, वो मेंटेन रहता है, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा क्राउडिंग भी नहीं हो जाती। और इसके अलावा जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है, रिकॉम्बिनेशन वगैरह देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नए नए जो वेरिएशंस आती रहती हैं। और स्प्रिंग जो है उनमें पेरेंट के कैरेक्टर्स जो है थोड़े से मिक्सअप होते रहते हैं, जिस वजह से वो हाइब्रिड जैसे दिखते हैं या वेरिएशन शो करते हैं, और वो इसके इन्वायरमेंट के लिए यूज़फुल होता है। ठीक, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली मियोसिस में। ठीक, आई होप इतना क्लियर होगा। इतना अगर क्लियर हुआ तो कमेंट में यस जरूर लिखेगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक, और जो भी आपकी क्वेरी या डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आपका जो है आसानी हो आपकी हो, वहाँ पे आप हमसे अपने डाउट या अपने क्वेरी पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।